नमस्ते बच्चों। आज हम आरोह भाग 2 का अगला गद्य पाठ पढ़ेंगे, बाजार दर्शन। यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है और इसके रचनाकार हैं, इसके निबंधकार हैं जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी ने इसमें अपने परिचितों और मित्रों से जुड़े हुए अनुभव बताए हैं और कहा है कि बाजार की जादुई ताकत जो है वो मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझते हैं और बाजार का उपयोग करते हैं तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में अगर हम फंस गए तो बाजार हमको असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से जैनेन्द्र कुमार ने इस बात को समझाने की कोशिश की है और उन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। आगे देखते हैं, सारांश देखते हैं। लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि एक बार वो बाजार गए, लेने तो गए थे कुछ मामूली सी चीज़, और जब वापस आए तो बंडल ले आए, खूब सारे बंडल ले आए। लेखक ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी साथ में थी इसलिए मैंने इतनी खरीदारी कर ली। लेखक के अनुसार पुराने समय से ही पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं, लेकिन इसमें पैसे की गर्मी की भी विशेष भूमिका है। पैसा पावर है और उस पावर को प्रदर्शित करने के लिए लोग बैंक बैलेंस रखते हैं, मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगले बनाते हैं। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पैसे को पावर का रस मिलता है। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास पैसे की पावर है। लोग संयमी भी होते हैं। लेखक ने यहाँ पे दोनों तरह के लोगों की बात की है। ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे को जोड़ते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। उनको लगता है कि पैसा जब कोई स्थिति विशेष होगी तो मेरे काम आएगा, यही उनके लिए अच्छा होता है। अब मित्र जो बाजार गए थे अपनी पत्नी के साथ और लेने छोटी सी चीज़ गए थे, खूब सारा उठा लाए, तो उन्होंने बताया कि मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। लेखक कहते हैं कि उनकी जो खरीदारी थी वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं थी, परचेजिंग पावर के अनुसार थी। फालतू चीज़ का प्रमुख कारण क्या है? बाजार। बाजार में क्या रहते हैं? खूब सारी सजी रहती हैं चीज़ें। लेखक के मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहिया ही इसमें नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, वो कभी बुलाता नहीं है, लेकिन हम खुद उस बाजार की सजी धजी चीज़ों, उसके आकर्षण की ओर आकर्षित होकर चले जाते हैं। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का एक और मित्र, लेखक ने अभी एक मित्र का बताया कि जो अनावश्यक खरीदारी करके आए। एक और मित्र की बात कर रहे हैं लेखक। सुबह दोपहर बाजार गया, जो शाम को आया लेकिन खाली हाथ। तो लेखक ने उसे पूछा कि भाई तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तो बोला बाजार में था। कि बाजार में थे तो तुम लाए तो कुछ नहीं। तो उसने कहा कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था पर मैं कुछ भी नहीं ले पाया। यानी उसकी इच्छाएं अनंत थी। वो उसे लगता था ये ले लूं तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसका मन करता था मैं सब कुछ ले लूं। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। जब अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती। हम बाजार जाएं, हमें पता ही नहीं हो हमें खरीदना क्या है, तो जो पसंद आएगा वो हम खरीद लेंगे, अगर हमारी जेब उसके लिए अनुमति देगी तो। लेकिन अगर जेब ने अनुमति नहीं दी तो हम घर आएंगे तब निराश होकर आएंगे। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण करती देती हैं और सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। मन खाली होने का मतलब यहाँ पे बच्चों है कि मन में खूब सारी इच्छाओं का होना। और जेब भरी हो यानी पैसे हो। जेब खाली मतलब जब पैसे नहीं हो। जेब भरी होगी तो सब कुछ खरीद लेंगे और जेब खाली होगी तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे, निराश होकर घर आ जाएंगे। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है।
अब देखो होता क्या है, जब आप बाजार गए, आपकी जेब अनुमति दे रही है, आपने खूब सारा अनावश्यक चीज़ें खरीद ली, लेकिन जब आप घर आए तो आपको लगा कि इन चीज़ों की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं थी, और फिर आपको क्या होगा, पछतावा होगा, है ना। जब हम घर आते हैं तो जैसे ही जादू उतर गया, बाजार का जादू तब तक ही था जब तक कि हम खरीद रहे थे, घर आते ही बाजार का जादू उतरा, उतरते ही हमें लगा कि इन चीज़ों की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। अब लेखक आगे ये और कह रहे हैं कि इस जादू से बचने का एक ही उपाय है कि मन को खाली ना रखो, मन में लक्ष्य हो। खाली ना रखो मतलब मन में लक्ष्य हो कि मुझे क्या खरीदना है, तो ही बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद करने का नहीं है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। हम लोग इच्छाओं को नहीं रोक सकते। यह लोभ का जीतना नहीं है, लोभ की जीत है। मन को बंद नहीं करना है धक्का दे करके कि नहीं, मैं तो कुछ खरीदने की इच्छा ही नहीं रखता, मुझे खरीदना है, मेरे मन में लक्ष्य है, मुझे उतना ही खरीदना है जितना मुझे ज़रूरत है, मैं अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदूंगा। यहाँ लेखक का तात्पर्य यह है, मन को बलात् बंद करना हठ योग है, जबरदस्ती बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह हमें बिना मतलब नहीं मिला है, लेकिन मन को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में, अब भगत जी के बारे में बता रहे हैं, उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था और वो सारा दिन, पूरे दिन 6 आने ही कमाते थे। 6 आने से अधिक एक पैसा नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे, ना ही एडवांस ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होते ही वो बच्चों में, जो चूरन उनका बच जाता था, वो बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। अब देखते हैं कि लेखक भगत जी के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वो निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। अब देखिए, वो जो भगत जी हैं, वो 6 आने, क्योंकि उनको पूरे दिन के खर्च के लिए 6 आने ही चाहिए, तो वो 6 आने ही कमाते थे और बाकी जो बचा हुआ चूरन था छोटे बच्चों में मुफ्त में बांट देते थे। यानी कि अपनी आवश्यकताएं सीमित कर रखी थी, इसलिए उनको अनावश्यक चीज़ों की और उनका ध्यान भी नहीं जाता था। अब लेखक ने एक और चीज़ यहाँ पे बताई है, पैसे की व्यंग शक्ति। पैदल व्यक्ति जा रहा है, उसके पास से कार निकल जाए धूल उड़ाती, अब वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। वह अपने जन्म देने वालों तक को कोसने लगेगा। वो सोचने लगेगा कि क्या मुझे ऐसा ही घर मिला था, क्यों नहीं मैं किसी पैसे वाले के घर पैदा हो गया। तो यानी पैसा जो व्यंग शक्ति है, वो अपनों के प्रति हमें कृतज्ञ कर सकता है ना। परंतु ये व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। अब चूरन वाले व्यक्ति को, जिसे पता है कि मेरी आवश्यकताएं, मेरी क्षमताएं क्या है और मुझे कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर ऐसा कोई चीज़ असर नहीं करती। लेखक कहते हैं कि ये दूसरी जाति का बल है। कुछ लोग इसे धार्मिक, आत्मिक और नैतिक बल भी कहते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि जहाँ तृष्णा है, इकट्ठा कर रखने की इच्छा है, वहाँ आत्मिक बल नहीं मिलेगा आपको। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यह मनुष्य पर धन की, वही धन किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, तो मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। सजीव है, मनुष्य सजीव है, और हम पर कौन नियंत्रण कर रहा है, धन, अर्थ से हम नियंत्रित हो रहे हैं। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी और लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे। यानी वो देख तो रहे थे चारों तरफ, बाजार भी बढ़िया बढ़िया माल से सजा हुआ था, लेकिन उनको सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। रास्ते में बहुत सारे सजी हुई दुकानों को छोड़कर वो पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर लौटते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। चांदनी बिछी है, बाजार सजा रखा है, बाजार के आकर्षण बुलाते हैं तो बुलाते रहें, वो उसका कल्याणी। ऐसा नहीं है कि उनमें मन में कोई वैर भाव है, लेकिन उनको उनसे, उस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है जिस चीज़ की उनको आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें नमक और जीरा चाहिए तो वो नमक और जीरा ही लेंगे और घर वापस लौट आएंगे।
लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, कपट बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। भाई, हर जगह आप व्यावसायिक रिश्तों, व्यावसायिक संबंधों के अनुसार कार्य तो नहीं कर सकते। जहां आपने कपट की, जहां व्यक्ति ने कपट की, वहां दूसरे वाले व्यक्ति के साथ खरीदार और बेचने वाले का ही संबंध रह जाता है। दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं, है ना। ग्राहक सोचता है कि मैं दुकानदार से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट ले लूं, और दुकानदार सोचता है कि मैं ग्राहक से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ले लूं, लाभ ले लूं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है, और ये बाजार, लेखक कहते हैं कि मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र बिल्कुल उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से कवि ने हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें खरीदने और अपने मन पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। मन में लक्ष्य लेकर बाजार की ओर जाने का संदेश दिया है। धन्यवाद।